हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एनटीए यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए जो कि 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ स्टार्ट की है। और प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज़ में हमने जून 2012 का पेपर 2 ऑलरेडी डिस्कस किया था। पहले क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता था। पहले 3 पेपर होते थे, एक जनरल पेपर होता था, देन इसके बाद 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होते थे। तो यहाँ पर हमने जून 2012 का पेपर 2 डिस्कस कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 के बारे में। और पेपर 2 में टोटल क्वेश्चन 50 थे, लेकिन पेपर 3 में टोटल क्वेश्चन है 75। तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्लस इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन जो दी है उसमें काफ़ी कुछ ऐड किया है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैली विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज बट एट द लोअर टोपोग्राफिक लेवल्स एंड हैव डेवलप्ड विद रेस्पेक्ट टू न्यू बेस लेवल्स। जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती है। मान लीजिए कोई एक रिवर है, वो फ्लो कर रही है और सेम इसी की क्या है, इसी के निमंतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती है और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई है। मतलब इसी की लाइन में प्रवाहित होती है। अनुवर्ती का मतलब होता है इसके पैरेलल, सेम डायरेक्शन में ही वो क्या है, फ्लो कर रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट या सबसिक्वेंट, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अक्रमवर्ती एंड परवर्ती। तो यहाँ पर हम ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो अपवाह तंत्र जो कि ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट किसी भी स्ट्रीम का उसके टाइम पीरियड को लेकर बात की जाती है। मीन्स कितने टाइम पीरियड का, कब फ्लो कर रही है, कब ओल्ड फेज में, कब मैच्योर फेज में, कब यंग फेज में थी। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न में हम यहाँ पर पैटर्न में किसकी बात करते हैं कि उसका कैसा आकार है, जालीनुमा है या वृक्षनुमा है, रेक्टेंगुलर है, गोलाकार है या सेंट्रीपिटल पैटर्न है। तो यहाँ पर हम क्या है, जियोमेट्रिकल शेप की बात करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो उनका शेप है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कोई रॉक है वो कट गया तो उससे फिर क्या है, पैटर्न बना दिया। मान लीजिए कोई रॉक है, रिवर फ्लो की, फिर यहाँ फ्लो की है, इधर भी फ्लो की है, इधर भी फ्लो की है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक तरह से चारों तरफ को छितर बितर हो गया। सेम ऐसे ही एक यहाँ से रिवर निकली और ये चारों तरफ को फैल गई तो ये रेडियल हो जाएगा। या फिर कोई रिवर आकर एक लेक में मिल गई, 5-10 रिवर आके, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल पैटर्न हो जाएगा। तो ये जियोमेट्रिकल शेप थे, ज्यामितीय आकार है इनका। लेकिन यहाँ पर जो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट, एंटीसीडेंट या सुपर इम्पोज्ड, तो देखिए कोई रिवर है यहाँ पर, ये क्या है, इसका ओरिजिन हुआ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ तो इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। मीन्स ये क्या है, मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है। देन इसके साथ साथ फिर क्या है, अगर इसके 90 डिग्री पर कोई एंगल, कोई स्ट्रीम एंगल बनाती है तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। एंड अगर वो क्या है, पैरेलल, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है और सेम इसकी डायरेक्शन में जाएगी तो उसको बोलेंगे रिसिक्वेंट स्ट्रीम। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलेंगे। आप इनके नाम हिंदी में यहाँ से भी देख सकते हो कि रिसिक्वेंट को क्या बोलते हैं, नवानुवर्ती, ऑब्सिक्वेंट को प्रत्यानुवर्ती, इनसिक्वेंट अक्रमवर्ती एंड सब्सिक्वेंट परवर्ती। तो यहाँ पर हमने अभी देखा है तो ये पैरेलल है, देखिए इसकी डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे रिसिक्वेंट स्ट्रीम।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नवानुवर्ती या रीसिक्वेंट स्ट्रीम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल इरोजन वॉज प्रपोज्ड बाय। यहाँ पर अपर्दन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। निम्नतम अपर्दन तल की अवधारणा किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी? बेस लेवल इरोजन, डेविस, मैलॉट, जॉनसन या पोवेल? तो ये की गई थी पोवेल के द्वारा। पोवेल ने अपना जो कॉन्सेप्ट था दिया था 1875 में, और इन्होंने किसकी बात की थी? इरोजन प्रोसेस की बात की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि जो रिवर है, स्ट्रीम है, वो क्या है, जो इसका बेस है, मीन्स यहाँ पर ये फ्लो कर रही है, और इसके नीचे क्या है, ये रिवर जहाँ तक ये इरोड कर सकती हो उसको बोलते हैं बेस लेवल। मीन्स जिस लेवल तक वो क्या है, देखिए यहाँ पर 3D डायग्राम एक तरह से बनाने की कोशिश, तो यहाँ पर ये रिवर फ्लो कर रही है। अब ये क्या है, यहाँ पर इतना काट सकती है, तो ये इसका क्या होगा? बेस लेवल इरोजन होगा। जिस लेवल तक वो रिवर लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट जितना काट सकती हो उस लेवल तक काटती है कोई रिवर या स्ट्रीम, इरोड करती है, तो उसको बोलते हैं बेस लेवल ऑफ इरोजन। और ये कॉन्सेप्ट दिया था किसके द्वारा? पोवेल के द्वारा दिया गया था। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल्ड एज रीजन। यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। यहाँ पर अभिकथन में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस। जो गतिमान बर्फ का वेग, यहाँ पर वेलोसिटी को बोला गया है, वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। या द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू द साइड्स ओइंग टू लेजर डेप्थ ऑफ आइस एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल्स एंड द बॉटम फ्लो। देखिए आपको सिंपली समझा देते हैं, फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए स्लोप क्या है, तीव्र स्लोप है, और एक स्लोप क्या है, काफ़ी मतलब कम स्लोप है। यहाँ पर ये तीव्र स्लोप पर कोई भारी चीज रखी तो ये तेजी से क्या आएगी, नीचे आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या है, कोई वस्तु रखी है और ये यहाँ पर लगाई, या कोई वस्तु यहाँ पर ढलान सिर्फ थोड़ा सा है और ये यहाँ पर पुश की, तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगी इस पर, लेकिन इस पर इतना वर्क नहीं कर पाएगी। भारी चीज़ अगर धकेली और स्लोप तेज है तो इस पर फ्रिक्शन इतना वर्क नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, तेज है, तीव्र ढलान है, और इसका जो यहाँ पर आइस है इसकी वेलोसिटी भी तेज है, थिकनेस भी ज़्यादा है, तो ये क्या है, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो गतिमान वर्ग का वेग क्षेत्र के ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। अब रीजन दिया गया है, द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू द साइड्स owing to lesser depth of ice and friction against the valley walls। जो ये वाला हमने बताया है कि निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटी की भित्तियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये भी क्या है, ठीक है, रीजन भी यहाँ पर ठीक है, तो दोनों ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए इज ट्रू बट ये फॉल्स, ए इज फॉल्स ये भी गलत है। अब बात आती है ए और बी में कि क्या ये इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो यूजीसी ने इसका आंसर लगाया था वो बी बताया है कि जो बोथ ए और आर क्या है, ट्रू है, लेकिन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पर सामान्य पर्जन चक्र
अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को बताया था, WM डेविस का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिवर इरोजन से रिलेटेड है। अगर इसकी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ lateral erosion by streams in the formation of pediments। यहाँ पर पेडिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्वक अपरदन मतलब लेटरल इरोजन की बात की गई है, इस पर जोर दिया गया है। तो ये किस किस ने इस पर जोर दिया था? देखिए, पेडिमेंट्स को लेकर 3 थ्योरी हैं। एक थ्योरी दी गई लॉसन के द्वारा, उस थ्योरी का नाम है रिसेशन थ्योरी, लॉसन्स रिसेशन थ्योरी, जो कि उन्होंने 1950 में दी थी। देन एक थ्योरी है सीट फ्लड थ्योरी, सीट फ्लड थ्योरी, ये दी गई थी मैगजी द्वारा 1897 में। और जो एक और थ्योरी है जो ये लेटरल इरोजन थ्योरी है, ये 3 ज्योग्राफर या 3 स्कॉलर के द्वारा दी गई थी, जिसमें नाम आता है पियाजे का, ब्लैक वेल्डर का एंड थर्ड नाम आता है जॉनसन का। तो ये लेटरल इरोजन थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। पेडिमेंट से रिलेटेड 3 थ्योरी हैं, एक लॉसन की रिसेशन थ्योरी, एक सीट फ्लड थ्योरी मैगजी की एंड पियाजी, ब्लैक वेल्डर और जॉनसन के द्वारा लेटरल इरोजन थ्योरी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर बात करें पेडिमेंट्स की, तो पेडिमेंट्स होता क्या है? देखिए, पेडिमेंट क्या होता है? जेंटल स्लोपिंग इरोजन होता है किसी सरफेस पर या किसी प्लेन पर। यहाँ पर कोई माउंटेन वगैरह है तो यहाँ पर क्या है, इरोजन होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये सीट फ्लोर थ्योरी है, कोई एक रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर फ्लैश फ्लड आ गई तो यहाँ पर क्या है, इरोजन होगा। तो ये मैगजी द्वारा थ्योरी दी गई थी। तो यहाँ पर क्या है, पेडिमेंट्स बन जाते हैं इसके बेस वाले एरिया में। तो इस यहाँ पर जो माउंटेन के यहाँ पर फुट पर बन जाते हैं, इनको बोलते हैं पेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोग्राफिक एविडेंस ऑफ रिजुविनेशन इन लैंडस्केप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सविंदर सिंह सर की बुक है उससे ही रिलेटेड है। अगर आप ये रिजुविनेशन या पुनर्युवन टॉपिक देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोट पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है? इनसाइड मीएंडर, कटे फटे विसर्प या स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक बेंच या पेयर्ड वैली टेरेसिस, युग्मित घाटी वेदिकाएं या फिर मल्टी साइक्लिक वैली, बहुचक्रीय घाटिकाएं। तो इन चारों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनसाइड मीएंडरिंग होता क्या है। पहले रिजुविनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। ये होता है कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है, इसमें सडन एक्सेलरेशन हो जाना, तीव्रता आ जाना। किसकी वजह से? कोई भी फैक्टर हो सकता है, इसमें अनेकों फैक्टर हो सकते हैं। इसमें या तो लैंड राइज कर जाएगी या डाउनफॉल कर जाएगी, उसकी वजह से जो स्थिलाकृति बनती हैं उनके बारे में बताया गया है। इनसाइड मिएंडरिंग की बात की जाए, देखिए मिएंडरिंग आपने पढ़ा होगा कि विसर्प जैसे सांप लहरें लेता है। तो रिवर जब अपने ओल्ड फेज में आ जाती है तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं मिल पाता है। तो रिवर क्या है, चारों तरफ को ये फ्लो करती है, मतलब लहरें लेने लगती है। तो यहाँ पर बन जाता है मिएंडर। इससे स्थलाकृति बनती है। अगर ये यहाँ से कट के फिर यहाँ से ही बह गई तो ये बन जाती है ओक्सबो लेक। तो ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक्स है। अब यहाँ पर क्या है, रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है और मिएंडरिंग कर रही है यहाँ पर, मतलब कि लेटरल इरोजन ज़्यादा हो रहा है हॉरिजॉन्टल इरोजन की अपेक्षा में।
मतलब जो खड़ा वाला इरोजन है वो तेजी से हो रहा है और साइड वाला इतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनसाइड मेंडरिंग या एंट्रेंस्ड मियंडरिंग इसको बोलते हैं कटे फटे विसर्प। तो ये डीप एंड वाइड मियंडरिंग होते हैं जो हार्ड रॉक के एरिया में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रैपिड कटिंग होती है रिवर के द्वारा, और यहाँ पर कैसा होता है, रिवर डज नॉट इरोड द लेटरल साइड्स। तो ये होता है इनसाइड मियंडरिंग। स्ट्रक्चरल बेंचेस में कोई रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है, उसके बाद क्या है, ये स्टेप लाइक फ्लैट सरफेस बना देती है दोनों तरफ। मान लीजिए पहले रिवर फ्लो कर रही थी इतने बड़े एरिया में, देन फिर इसका साइज कम हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, सेडिमेंट जमा कर देगी। फिर इसके बाद फिर और कम एरिया में आ गई तो यहाँ पर सेडिमेंट जमा कर देगी। मतलब ये एक तरह से स्टेप्स बना देगी, यहाँ पर ये स्टेप्स टाइप बना देगी रिवर। तो वो ऐसा लगता है कि एक छत बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। ये क्या है, स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं। किसकी वजह से होता है, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक की वजह से। जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो कट जाते हैं, हार्ड रॉक नहीं कट पाते हैं। टेरेसिस, यहाँ पर पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात की गई है। अगर दोनों तरफ समानांतर इरोजन हो रहा है तो पेयर्ड है, और असमानांतर है तो अनपेयर्ड टेरेसिस है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो मल्टी साइक्लिक वैली भी क्या है, इस तरह से ये जैसे पेयर्ड वैली टेरेसिस है, ये तीनों क्या है, एक तरह से सिमिलर टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इनसाइड मियंडरिंग हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर इसमें स्ट्रक्चरल बेंचेस भी दिया गया है। इस आंसर में क्या है, एक तरह से डाउट है। तो ये आप क्या है, इसमें अगर ऑप्शन आए तो इसमें ए और बी भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें ए होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, सिमिलर है, इरोजन से ही रिलेटेड है। इरोजन इसमें क्या है, वर्क कर रहा है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी गई है कि रिजुविनेशन की बात की गई है, तो इसमें इनसाइड मियंडरिंग नहीं आ सकता है, तो इसलिए डाउट की कैटेगरी में रखा गया है, और इसमें क्या है, स्टार बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर 4 स्थलाकृति दी गई हैं, और ये किसके द्वारा बनती हैं, यहाँ पर रिवर डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट, विंड डिपॉजिट या मैरीन डिपॉजिट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे लोएस है, लोएस कहाँ पर बनते हैं, ये हमेशा रेतीली जगह पे बनते हैं। कहाँ पर, मरुस्थली एरिया में ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो लोएस कहाँ पर, ये विंड डिपॉजिट के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर अगर ए का 3 हो जाता है तो 2 यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आप मोरेन्स देखोगे, मोरेन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट के द्वारा। तो ये बी हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का 4th, जो ग्रेवल्स होते हैं मैरीन डिपॉजिट की वजह से, और सिल्ट को कौन करता है डिपॉजिट, रिवर डिपॉजिट करती है। तो लोएस यहाँ पर वायु निक्षेप के द्वारा, हिमोड हिमानी निक्षेप के द्वारा, और जो बजर होते हैं वो समुद्री निक्षेप के द्वारा, और जो गाद होती है सिल्ट वो नदीय निक्षेप के द्वारा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में बोला गया है, ओजोन छिद्र दक्षिणीय ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। ओजोन होल इज ऑब्जर्व्ड ओनली ओवर अंटार्कटिका। एंड नेक्स्ट रीजन दिया गया, ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं। ओजोन डेप्लीशन गैसेस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्ट्रेटोस्फेयर। कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बचपन में 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप कर ले जाओगे। आपको ये
स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है और इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में ये होती है 25 से 35 किलोमीटर की हाइट पर, पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं पाई जाती है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही होती है 25 से 35 के बीच में ओजोनोस्फेयर। तो सेकंड जो दी गई है ये रीजन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, ये अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देता है, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर दिखाई देता है। तो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा और जो आर है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर भी बी हो जाएगा। तो अगर आपने ये पढ़ी नहीं है लेयर्स, हमने ये जो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें कंप्लीट बताया था। ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसमें क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो घटता चला जाएगा। फिर मीजोस्फेयर में यहाँ पर जैसे हाइट है, यहाँ पर बढ़ता है थोड़ा टेम्परेचर, यहाँ घटता है, फिर यहाँ पर बढ़ता है टेम्परेचर। इसके पीछे रीज़न भी है कि यहाँ पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स अपीयर्स एट द हाईएस्ट लेवल इन द स्काई। यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देते हैं। सबसे हाईएस्ट पर कौन से क्लाउड्स दिखाई देते हैं। क्लाउड्स की बात करें तो ये एग्रीगेट होता है, मतलब एक तरह से मिश्रण होता है किसका, जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, या फिर आइस क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर वाटर वेपर्स होती हैं, या फिर मॉइस्चर होता है, कंडेंस मॉइस्चर, या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती है, कोई सॉलिड चीज़ें जिनकी वजह से ये कंडेंस होते हैं और बादल फिर बन जाते हैं। तो ये एक तरह से सब चीज़ों का मिश्रण होता है। और क्लाउड्स के टाइप्स देखें तो यहाँ पर लोअर क्लाउड्स होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस। फिर मिडिल क्लाउड्स होते हैं निम्बो स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस। और हायर क्लाउड होते हैं सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस और सीरस। आपको सिंपल याद रखना है, अगर सिंपल सी आ जाए, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, तो लोअर क्लाउड्स हैं। एल्टो की बात की जाए तो वो मीडियम क्लाउड्स हो जाते हैं, और सीरो लगा हुआ आ गया, CIR लगा आ गया तो समझो वो अपर होते हैं। तो इस तरह से भी आप याद इनको कर सकते हो एक सिंपल ट्रिक बनाकर। तो यहाँ पर जो सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस और सीरस हैं, ये सबसे हायर क्लाउड्स होते हैं। तो इसमें जो सीरो की, जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो सीरो होते हैं वो सबसे हायर पे होते हैं, तो सीरो क्यूमुलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है हाइट के साथ ट्रोपोस्फेयर में क्या है, घटता जाता है। जो क्षोभ मंडल है, जो कि हमने अभी बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये सरफेस है अर्थ सरफेस, और इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते चले जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर घटता जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, एयर एट हायर एल्टीट्यूड इज लेस डेंस। जो उच्चतम ऊंचाई पर वायु क्या है, कम घनी होती है। या फिर सोलर रेडिएशन इज लेस एट हायर लेवल। जो सौर की किरणें हैं, सौर विकिरण उच्चतम स्तर पर कम होती हैं। या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस हायर एल्टीट्यूड पर क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। देयर आर मोर एटमॉस्फेरिक गैसेस एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ वायुमंडलीय गैसें ज़्यादा होती हैं। या फिर द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस। जो वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा ये गर्म होती है। जो वायुमंडल अर्थ सरफेस है, वायुमंडल धरातल, ये किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से गर्म होता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था इस वाले क्वेश्चन में। तो ये ट्रोपोस्फेयर है,
ये क्या है, एक तरह से थिएटर है एटमॉस्फेयर का। 75% गैसों का यहाँ पर कंपोजिशन पाया जाता है। सारे वेदर फिनोमिना यहीं पर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर की अगर हाइट देखें तो इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर होती है और पोल पर ये 8 किलोमीटर के आसपास होती है। तो एवरेज देखा जाए तो 14 किलोमीटर होती है। नॉर्मल लैप्स रेट ओकर होता है। नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं जैसे जैसे आप हाइट पर ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। जो सूर्य की किरणें आती हैं उनकी वजह से क्या है, यहाँ पर रेडिएशन होता है, उसकी वजह से ये सरफेस गर्म होता है। तो इसलिए इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, मतलब सुटेबल आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 4 विंड दी गई हैं और इनमें से कौन सी करेक्ट सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर फोन की बात की जाए, जो फोन विंड है वो कहाँ चलती है, वार्म ड्राइव विंड्स मूविंग डाउन एट द एल्प्स। बिल्कुल सही है, एल्प्स वाले रीजन में ये चलती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें मिस्ट्रल की, मिस्ट्रल ठंडी शीत हवा होती है, ठीक है, ये अल्प से कहाँ, फ्रांस तक फ्लो करती है, तो ये भी ठीक है। देन सेंटा है ना, ये वार्म ड्राइव विंड्स मूविंग डाउन एप्लेशियन, ये क्या है, उष्ण शुष्क वायु का एप्लेशियन पर नीचे की ओर बहना। तो ये एप्लेशियन माउंटेन के आसपास नहीं बहती है, ये बहती है यूएसए के कैलिफोर्निया वाले रीजन में। और कैसी होती है ये विंड, होती है वार्म एंड ड्राई विंड होती है। वार्म एंड ड्राई विंड फ्लो इन द कैलिफोर्निया रीजन ऑफ यूएसए। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। और बोरा ये कहाँ चलती है, एड्रियाटिक सी के आसपास ये चलती है, ठंडी हवा होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है, कौन सी गैस नहीं है, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलकण। देखिए अब अगर आपने यहाँ पर गैसेस देखी होंगी तो गैसेस का यहाँ पर नाइट्रोजन को बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% के आसपास। देन इसके बाद ऑक्सीजन होती है 20% के आसपास, 20 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर। देन इसके बाद CO2 एंड आदि अदर गैसेस होती है जिसमें आर्गन भी होता है, क्रिप्टॉन भी होता है। तो ये सारी रिवर यहाँ पर आर्गन भी पाई जाती है, क्रिप्टॉन भी, वाटर वेपर भी। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये नेचुरली नहीं पाई जाती है। ये कहाँ से निकलती है, जो आपका AC है, रेफ्रिजरेटर है, आपके फ्रीज वगैरह होंगे, AC लगी हुई होंगी, तो ये वहाँ से निकलती है। एरोप्लेन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, और जो ये क्रिप्टॉन, आर्गन, वाटर वेपर है, ये नेचुरल वे में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सिंबल AW दिया गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका प्रतीक है, मतलब क्या संकेत करता है। बात करें यहाँ पर AM की, तो AM है मॉनसून क्लाइमेट। देखिए जो कोपेन थे उन्होंने सिंपली क्लासिफाई किया था 4 पार्ट में, ABCD क्लाइमेट को, उन्होंने जलवायु को 4 पार्ट में डिवाइड किया था एंड इनको भी फिर फर्दर डिवाइड किया था। जैसे AM उन्होंने मानसून क्लाइमेट को बोला, मानसून जलवायु को। देन बात करें AF की, तो उन्होंने ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन इसके बाद इन्होंने BS, जो ये ऑप्शन में दिया गया है, ये स्टेपी को बोला गया है, स्टेपी क्लाइमेट।
एंड जो ये AW जो दिया गया है ये किसको बोला है? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को। तो क्वेश्चन में यहाँ पर AW पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन तो आप इसको कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रोंगेस्ट विंड्स इन हरिकेन आर फाउंड इन। हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, अगर कोई साइक्लोन आएगा, नाम अलग अलग है, कहीं पर टोर्नेडो बोल दिया जाता है, कहीं हरिकेन बोल दिया जाता है। तो स्ट्रोंगेस्ट विंड ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जैसे कि हरिकेन का डायग्राम है, मतलब साइक्लोन का। अगर ये साइक्लोन आता है तो ये इसकी आई वॉल है, ये इसके अंदर आई वॉल के अंदर ये आई है, बीच में सेंटर होता है, इसको आई बोलते हैं। और ये जो ऐसे वाइल कर रहा है अराउंड राउंड, ये इसकी आई वॉल है और ये क्या बना रहा है? रेन बैंड्स बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोंगेस्ट विंड होती हैं वो इसके आई वॉल पर ही होती हैं, जो ये साइड में इसकी दीवार की तरह बनी हुई है। डेंस वॉल ऑफ थंडर स्टॉर्म सराउंडिंग द आई हैज द स्ट्रोंगेस्ट विंड विद इन द स्टॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरिकेन की अक्षीय परिधि में, मतलब जो आंख के बाहर वाला एरिया होता है वहां पर क्या है? स्ट्रोंगेस्ट विंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस पैटर्नोस्टर लेक। यहाँ पर झीलमाला या पैटर्नोस्टर लेक के बारे में पूछा गया। देखिए, यहाँ पर झीलमाला लिखा हुआ है, डायरेक्ट भी दे सकते थे हिंदी में पैटर्नोस्टर, इसलिए आप इंग्लिश के वर्ड भी देख लीजिए कीजिए कि इनका मीनिंग क्या है। पैटर्नोस्टर लेक वो होती है, देखिए आपको समझा देते हैं पहले। पैटर्नोस्टर लेक वो होती है, एक तरह से लेक का सीरीज होती है, जो ग्लेशियल लेक होती है उनकी सीरीज होती है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मान लीजिए कोई सिंगल स्ट्रीम है, इसमें लेक नंबर 1, लेक नंबर 2, लेक नंबर 3, लेक नंबर ऐसी 4, 5 बनी हुई है। तो एक तरह से क्या है? सीरीज बनी हुई है, तो इनको बोलते हैं पैटर्नोस्टर लेक। तो 3 पैटर्नोस्टर लेक हैं। ये कहाँ का एग्जांपल है? मल, स्कॉटलैंड का डायग्राम है ये वाला। अब पैटर्नोस्टर लेक क्या है? ये एक तरह से सीरीज बनती है, जैसे ये है, ये भी एक सीरीज बन रही है 1, 2, 3, 4। तो लेक की जो सीरीज है, ग्लेशियल लेक्स की सीरीज है, उसको पैटर्नोस्टर लेक बोलते हैं। तो यहाँ पर वोल्केनो ओरिजिन नो, शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सोई नो, क्रैशकेंट शेप्ड लेक फॉर्म ड्यू टू कट ऑफ ऑफ रिवर मियंडर, ये भी गलत। लेक फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवेज, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नवेट्स मॉडिफाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। कोपेन की तरह थॉर्नवेट ने भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था, अब उन्होंने मॉडिफाइड किया। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने 1931 में दिया था और ये किसकी तरह था? कोपेन की तरह। इसमें इन्होंने इंडिकेटर लिए, 2 बेसिक फीचर्स लिए, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। देन इसके बाद इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद इन्होंने इसको मॉडिफाइड किया 1948 में। और 1948 में थॉर्नवेट ने स्विच किया कहाँ पर? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपोर्टेशन को अपना बेस बनाया और इसी के बेस पर इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया इफेक्टिव टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर मॉडिफाइड वाले क्लासिफिकेशन का पूछा है, जो सेकंड टाइम पे दिया था इन्होंने 1948 में। तो 1948 वाले क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपोरेशन, संभावी वाष्पन, पार्श्वसन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्वा फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेल्वा फॉरेस्ट
क्या होते हैं? ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, या ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट, या कोनीफोरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोनीफेरस डेसिडियस फॉरेस्ट। पर्णी सदाबहार वन, पृथुपर्णी पतझड़ी वन, शंकुधारी सदाबहारी वन, शंकुधारी पतझड़ी वन। तो सेल्वा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो अमेजन बेसिन है उसके उस वाले एरिया में, और सेल्वा जो कि इसका मीनिंग क्या है, यूज़ किया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदाबहारी वन होते हैं उनके लिए। ये जो अमेजन बेसिन है उसके आसपास जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, सदाबहारी वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहारी वन, यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सेल्वा वन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसे होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम। किसी एक पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का जो विशिष्ट स्थान कहलाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट से है, उसको क्या बोलते हैं? गर्तस्थ, या स्वपोषी, या पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, या खाद्य पिरामिड। देखिए ये एनर्जी से रिलेटेड है, ये ट्रॉपिक लेवल न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। नीचे उसको बोलते हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक प्लेस होता है, उसको बोलते हैं नीचे। जैसे शेर का एरिया होता है, या फिर क्रोकोडाइल का, तो उनको बोल देंगे एक तरह से उनका नीचे, मतलब गर्तस्थ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे किसके लिए है? डिस्क्राइब करता है ऑप्टिमम हैबिटेट इन एन एनवायरनमेंट फॉर इट्स स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज प्रोड्यूसर इन मैरीन इकोसिस्टम। यहाँ पर जैसे आप जमीन पर देखते हो कि पहले वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, स्वपोषी। देन इसके बाद हेटेरोट्रोप्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और इनमें भी फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ओमनिवोरस, कार्निवोरस। तो ऐसे ही सेम मैरीन इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी। ऐसे ही मैरीन में कौन पाए जाते हैं? स्मॉल फिश, फंगी, ये फफूंद, या जूप्लांक्टन, या फाइटोप्लांक्टन। तो ये पादप जो पलवक होता है, फाइटोप्लांक्टन, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर इनके द्वारा ये ग्रहण किए जाते हैं जूप्लांक्टन के द्वारा। इसमें फिर छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ एक दूसरे को खाती हैं, तो ये एक तरह से चैन बन जाती है। पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है, फिर जूप्लैंक्टन आता है, फिर छोटी मछलियाँ वगैरह आते हैं, छोटे जीव, फिर बड़े जीव इनको खाते हैं। तो एक तरह से चैन बन जाती है, खाद्य चेन, फूड चेन बन जाती है। तो ये मैरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिन सोइल आर द रिजल्ट ऑफ। यहाँ पर लौनी मिट्टी से रिलेटेड है कि सैलिन सोइल किसके कैसे बनती है? वेरी हाई प्रेसिपिटेशन एंड लीचिंग ऑफ द सोइल, या फिर हाई रेट ऑफ इवोपरेशन एंड वेरी लिटिल लीचिंग ऑफ द सोइल, या हाई प्रेसिपिटेशन एंड वेरी लिटिल लीचिंग ऑफ द सोइल। मीन्स मिट्टी का निक्षालन और बहुत अधिक अवक्षेपण होता है, या उच्च दर का वाष्पीकरण होता है, और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन होता है, या उच्च अपक्षेपण तथा मिट्टी का बहुत कम निक्षालन होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर किसी एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना। किसी एरिया में बारिश हुई तो बारिश होगी तो सैलिन, जो ये नमकीन लौनी मिट्टी होती है, ये बहुत कम बनती है उस एरिया में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब किसी एरिया में क्या है, इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पानी था और ये इवोपरेट हो गया,
तो ये जितने भी चीज़ें थी इसमें उनको छोड़ के चले गए, तो यहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होगा और लीचिंग क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर जो लोनी मिट्टी है, सैलिन सॉइल है, उसके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाई रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इवोपरेशन एंड वेरी लिटिल लीचिंग ऑफ द सॉइल, मतलब जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन होता है, तो वहाँ पर लोनी मिट्टी इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रेसिपिटेशन से ये रिलेटेड नहीं है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो ये भी गलत है। और चारों ये अगर दो गलत है तो डी तो ऑटोमेटिकली गलत ही है। नेक्स्ट, देयर इज नो हॉलीडे फॉर वेजिटेशन ग्रोथ इज रैपिड, अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस। ये स्टेटमेंट कहाँ अप्लाई होता है? अगर वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र है, अनवरत है या सतत है। देखिए आपने फॉरेस्ट पढ़े होंगे, वन पढ़े होंगे, वनों में भी आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब होता है जो सदाबहारी होते हैं, सदाबहारी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ये हमेशा क्या है, सदाबहारी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एवरग्रीन, हमेशा क्या है, ग्रीन रहने वाले। मतलब यहाँ पर कोई अवकाश नहीं है, ना तो पत्ती झड़ेगी ना ही इनकी वृद्धि रुकेगी, वृद्धि भी तीव्र होती है। तो ये रिलेट करता है रेनी ट्रॉपिक से, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन द, पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रचार निम्नलिखित में से पाया जाता है। कहाँ पर? अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, सदाबहारी वन। अब सदाबहारी वन में क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन इसी से ही रिलेट कर देते हैं। तो डाइवर्सिटी होगी, प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवर, पौधे, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लार्जेस्ट वैरायटी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही पाई जाती है, जो अभी हमने सदाबहारी वन बताए, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन ये एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 21 एंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सैलिनिटी से रिलेटेड है कि कौन सा इनमें करेक्ट नहीं है। जो लवणता है इसके बारे में क्वेश्चन है। सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिलेट होती है प्रेसिपिटेशन के। अगर सैलिनिटी की बात की जाए, सैलिनिटी और प्रेसिपिटेशन, बारिश ज़्यादा होगी, अगर किसी एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, ये बारिश ज़्यादा हो रही है, क्लाउड से बारिश ज़्यादा हुई, तो क्या वहाँ लवणता ज़्यादा देखने को मिलेगी? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर इवोपरेशन होता तो सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती। अगर बारिश हो रही है तो पानी का स्तर ही इतना ज़्यादा होगा, तो सैलिनिटी के चांसेस यहाँ पर बहुत कम होंगे। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन भी देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड सैलिनिटी। जो इवोपरेशन का रेट है अगर वो ज़्यादा है तो सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैसे तो ये बिल्कुल सही है, जहाँ इवोपरेशन ज़्यादा वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही। लो सैलिनिटी कहाँ फाउंड होती है? जो रिवर का माउथ होता है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ क्या है, पानी का स्तर फिर कम होने लगता है और फिर इवोपरेशन वहाँ ज़्यादा होता है तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
सैलिनिटी हाईएस्ट होती है ट्रॉपिक्स पर और पोल और इक्वेटर पर डिक्रीज होती है, क्योंकि ट्रॉपिक्स पर क्या है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, और ट्रॉपिक्स पर रिवर भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं मोस्टली। अगर आप किसी भी कॉन्टिनेंट में देखोगे ट्रॉपिक्स पर ही यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो सैलिनिटी भी ज़्यादा ही होगी। तो सिर्फ यही गलत था और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द ओशियन करंट्स इज रिलेटेड टू, जो सागरीय धाराएं हैं उसका उद्भव किससे संबंधित है। ओशियन करंट ये फैक्टर्स में अगर देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका फैक्टर है, बिल्कुल विंड्स भी इसका फैक्टर है, जो ये वार्म करंट और कोल्ड करंट होती हैं, एंड सैलिनिटी भी इसका कॉन्सेप्ट मतलब इसका एक फैक्टर है। डेंसिटी, अगर सैलिनिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है किसी एरिया की, तो ये कोल्ड करंट और वार्म करंट जो करंट होती हैं ओशियन करंट्स, वो इसके ओरिजिन का कारण ये सारे ही फैक्टर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी, विंड्स भी, सैलिनिटी भी, डेंसिटी भी, टेम्परेचर भी आता है तो टेम्परेचर भी इसका यहाँ पर फैक्टर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफर से रिलेटेड है। सेफर किसके पक्ष में थे, तो बात करें सेफर की तो वो क्या है साइंटिफिक जनरलाइजेशन से रिलेटेड थे। उन्होंने किसकी बात की यहाँ पर, साइंटिफिक जनरलाइजेशन की। एक तरह से वो किस में, साइंटिफिक चीज़ों पर फोकस उन्होंने किया था सेफर ने। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात की, जैसे आपने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा या पॉजिटिविज्म पढ़ा होगा, तो वो किस पर, तर्क पर ही बेस होता है। इसमें क्या है डायरेक्ट लॉजिक की बात होती है, आप कि कोई भी चीज़ हुई क्यों हुई उसके पीछे का लॉजिक, साइंटिफिक रीज़न पूछेंगे। तो ऐसे ही सेफर भी इसके फेवर में रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सेफर ने एक पेपर पब्लिश किया था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और उन्होंने ये किसके लिए लिखा था, एक्सेप्शनलिज्म को रिजेक्ट करने के लिए लिखा था। तो और उन्होंने किसको सपोर्ट किया, पॉजिटिविज्म और सिस्टम एनालिसिस अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया। जैसा कि हमने बताया पॉजिटिविज्म लॉजिक से रिलेटेड, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए साइंटिफिक जनरलाइजेशन के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट बिलोंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। यहाँ डज नॉट बिलोंग पूछा है, कौन सा संबंधित नहीं है, जो तार्किक पक्षवाद है। जैसा कि हमने बताया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म, जो प्रत्यक्षवाद है वो क्या है, तर्क पर बेसिस है, लॉजिक पर बेसिस है। उस पर आपसे कोई चीज हुई, आपने बताया 2 + 2 4 होते हैं, तो पूछेंगे क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन बताओ। या 5 + 8 13 होते हैं तो क्यों होते हैं, आपसे रीजन पूछेंगे। चिड़िया उड़ती हैं, क्यों उड़ती हैं, इसके पीछे रीजन बताइए। तो ये क्या है, सब चीजों का इसमें रीजन मांगा जाता है, लॉजिक मांगा जाता है। तो प्रत्यक्षवाद से कौन रिलेट नहीं करता, प्रिंसिपल ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, या स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, या बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद, या फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद। तो जो बिहेवियरलिज्म है वो एक तरह से इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ही आया था, किसको, प्रत्यक्षवाद को। अब उन्होंने बोला कि हर जगह आप लॉजिक पूछोगे, मान लीजिए किसी की धार्मिक आस्थाएं हैं, अब आप पूछने लगे इसके पीछे का रीजन दीजिए, तो ज़्यादा किसी की भी चीज़ का जो क्या बोलते हैं एक तरह से एक्सट्रीम पॉइंट पर चले जाना, वो भी गलत होता है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कौन आए, बिहेवियरलिज्म आए। बिहेवियरलिज्म ने इसको नकारा
इसका जन्म ही जो ये बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद है, इसका जन्म ही किसके लिए हुआ? जो मात्रात्मक क्रांति या फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद है, इसके खिलाफ मतलब इसके प्रति असंतोष के फलस्वरूप ही इसका जन्म हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? इसके फाउंडर माने जाते हैं विलियम किर्क। विलियम किर्क नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। 1952 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ऑथर दिए गए हैं और एक तरफ बुक दी गई है। विलियम बुंगे या विलियम बुंगी या डेविड हार्वे, डेविड स्मिथ, आरपीट 4 लेखक हैं। इनकी बुक्स हैं थियोटिकल ज्योग्राफी, सोशल वेलबींग, स्पेशियल पर्सपेक्टिव, ह्यूमन ज्योग्राफी, अ वेलफेयर अप्रोच, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। विलियम बुंगी थियोटिकल ज्योग्राफी लिखी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ोगे, ये हमारी सीरीज भी चली हुई है ज्योग्राफिकल थॉट की, 35 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप इस सीरीज को भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको डीपली पढ़ाया गया है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो विलियम बुंगी ने थियोटिकल ज्योग्राफी लिखी। डेविड हार्वे, ये बुक सोशल वेलबींग आ स्पेशियल पर्सपेक्टिव, ये डेविड हार्वे की बुक नहीं है। डेविड स्मिथ ने ह्यूमन ज्योग्राफी आ वेलफेयर अप्रोच लिखी और आरपीट ने मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट लिखा। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर ही ऑप्शन बी हो जाएगा। डेविड हार्वे की बात की जाए, उनकी 3 बुक हैं, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस एंड स्पेशियल सिस्टम एंड सोशल जस्टिस एंड सिटी। तो डेविड हार्वे जो थे एक तरह से कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। जो कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने बुक लिखी दास कैपिटल, अपन, और ये क्या थे? एक तरह से कार्ल मार्क्स जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसको अपोज करते थे और किसका फेवर करते थे? सोशलिज्म का फेवर करते थे। तो सोशल वेलबींग आ स्पेशियल पर्सपेक्टिव ये लिखी गई है पॉल एल नॉक्स के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल, मिस्र नील नदी का उपहार है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हमने ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ाया था, ये जब हेरोडोटस पढ़ाया था, इनके बारे में बताया था कि इन्होंने जो नील नदी है, नाइल रिवर है, इसके बारे में स्टडी की और इसको इजिप्ट जो मिस्र है उसका क्या है? वरदान बताया था। हेरोडोटस ज्योग्राफी के साथ साथ इनका योगदान हिस्ट्री में ज़्यादा रहा है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी इनको बोला जाता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेडेड दैट हिस्ट्री बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यहाँ पर इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से। इन्होंने एक दूसरे को रिलेट करके बताया था ज्योग्राफी और हिस्ट्री को, कि अगर ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी है। कैसे? अगर आप हिस्ट्री में कोई काल पढ़ रहे हो, ठीक है, नवपाषाण काल वगैरह, तो यहाँ पर पहले आप जगह देखोगे। अब जगह पर कोई खोज हुई है तो उस जगह के बारे में पता लगाओगे कि यहाँ पर ये चीज़ें निकली हैं, खेती होती थी। तो एक तरह से हिस्ट्री किससे रिलेट की इन्होंने? ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी किससे रिलेट की? हिस्ट्री से। तो किसने की है? ये भी हेरोडोटस ने की थी, फादर ऑफ हिस्ट्री जो थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ये हेरोडोटस से ही रिलेटेड हैं। और हेरोडोटस कौन थे? ये ग्रीक ज्योग्राफर थे, ये भी ध्यान रखना, ग्रीक ज्योग्राफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स मेड करेक्शन टू टोलमी बुक। टोलमी की बुक में किस अरब जोग्राफर ने सुधार किए थे। देखिए यहाँ पर जो अरब जोग्राफर्स थे उन्होंने डीपली स्टडी की थी, जो ग्रीक जोग्राफर्स थे, रोमन जोग्राफर्स थे, इवन इंडियन क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट थे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इनके द्वारा दिए गए थे, वो भी इन्होंने पढ़े। उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, लाइक मॉनसून से रिलेटेड, या फिर एटलस, क्लाइमेटिक एटलस बनाया गया हो, या आदि अनेक चीज़ें। तो यहाँ पर टोलमी की बुक भी पढ़ी इन्होंने, और टोलमी के जो करेक्शन जो कॉन्सेप्ट थे उसमें सुधार किया। किसके द्वारा ये सुधार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल इदरीसी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपली पॉजिटिविज्म। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो पॉजिटिविज्म है किसके द्वारा दिया गया? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। ऑगस्ट कॉम्टे, तो इनके द्वारा ये पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया और इसी से रिलेटेड आई मात्रात्मक क्रांति। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन किस पर बेस्ड है? लॉजिक, रीजन पर ये क्या है? बेस्ड है। हर चीज का इसमें लॉजिक पूछा गया कि इसका क्या लॉजिक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई। कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वॉज प्रोपांडेड बाय। पैराडाइम की अवधारणा किसने दी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, थियोटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल, कौन के द्वारा दी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कौन थे? अमेरिकन हिस्टोरियन थे, और उन्होंने क्या है ये पैराडाइम दिया, पैराडाइम ऑफ साइंस। किससे रिलेटेड था? डेवलपमेंट ऑफ साइंस से रिलेटेड एक मॉडल दिया था, उसको क्या है? कुन पैराडाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू डेवलप यूनिवर्सल साइंस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे। कौन? हम्बोल्ट, रिटर, रैकलस या फिर गियोट। तो देखिए अगर यहाँ पर ये सारे क्या हैं, रिटर, हम्बोल्ट, रैकलस, गियोट, ये एक तरह से प्रेजेंट जोग्राफर, जो मॉडर्न जोग्राफर हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न जोग्राफर, जैसा कि हमने जोग्राफिकल थॉट को डिवाइड करके पढ़ाया था, पढ़ा रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पर ये मॉडर्न जोग्राफर की श्रेणी में आते हैं। तो जो हम्बोल्ट थे, हम्बोल्ट वो क्या है, एक तरह से जगह जगह घूमे, और जगह जगह घूम के इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपनी थ्योरीज दी। जैसा कि पेरू की कोस्ट पर, जो सदर्न अमेरिका है, उसकी कोस्ट पर एक ठंडी जलधारा बहती है, उसको क्या है, पेरू करंट भी बोला जाता है, और उन्हीं के नाम पर इसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। तो वो डेवलप करना चाहते थे यूनिवर्सल साइंस। तो यहाँ पर कौन करना चाहते थे? वो हम्बोल्ट ही करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जो बुक है कॉस्मोस, उसमें यूनिवर्सल साइंस के बारे में बताया है। हम्बोल्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कॉस्मोस में लिखने का? टू डेवलप अ यूनिवर्सल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड जोग्राफी। मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया। देखिए ये क्या है, अमेरिकन जोग्राफर थे। अमेरिका में इनको क्या है, एक तरह से मैन सेंटर्ड जोग्राफर बोला गया। किसको बोला गया? ये W.H. डेविस, या फिर जेफरसन, या फिर सैंपल, या फिर हंटिंगटन। तो ये जो जेफरसन साहब हैं ये अमेरिकन जोग्राफर हैं, और इनको क्या है, मैन सेंटर्ड जोग्राफर बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट
अगर जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की खास ज़रूरत नहीं है। मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने दी? ये दी गई गोल्ड एंड वाइट के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है इसमें मेंटल मैप है, ये यहाँ पर किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, तो उसी को मेंटल मैप बोला जाता है। और ये दिया गया कॉन्सेप्ट गोल्ड एंड वाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण। अगर प्रथम की बात की जाए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी DTT, जनसांख्यिकीय संक्रमण थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रथम थ्योरी दी गई थी थॉमसन के द्वारा, और उसमें फिर कुछ मॉडिफाई किए नॉटस्टीन के द्वारा। तो पहली थॉमसन एंड नॉटस्टीन ने दी। अब पूछा है कि दूसरी किसने दी? तो वान डी का के द्वारा ये दी गई थी। तो पहली भी याद रखना है थॉमसन एंड नॉटस्टीन के द्वारा, और सेकंड वान डी का के द्वारा दी गई। यहां पर द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज मैक्सिमम इन द एज ग्रुप ऑफ, यहाँ पर आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इसका आंसर क्या है? ए और बी क्या है? यहाँ पर कहीं पर ए दिया गया, कहीं पर बी दिया गया है, और यहाँ पर 20 से जो 24 है इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा बताया गया है, कहीं कहीं पर 25 से 29 बताया गया है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर अगर इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया हुआ होता तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता कि किस टाइम पीरियड की बात की गई है। तो इसलिए ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट लगते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड अगर 1971 से 81 दे देते या 2001 से 2011 दे देते तो क्लियर हो जाता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, तो इसमें ए और बी दोनों ही आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डोमिनेट्स इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? जो भारत में गांव से शहर की तरफ लोग जाते हैं, मीन्स उसको क्या बोला जाता है? प्रवास बोला जाता है। प्रवास करते हैं तो उसका रीजन क्या है? मैरिज, एजुकेशन, या फैमिली मूवमेंट, या एम्प्लॉयमेंट, मीन शादी की वजह से, या शिक्षा लेने, या परिवार स्थानांतरण, या रोजगार की खोज में। अगर आप गांव से शहर की तरफ युवाओं को देखोगे जाते हुए तो वो किसकी खोज में जाते हैं? रोजगार की खोज में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट मल्टीपल सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन ग्रोथ? ये दलील किसके द्वारा दी गई कि बहुकेंद्र या केंद्र नाभिका नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे? हैरिस एंड उलमैन, होयट, पार्क एवं बर्गेस, या नेल्सन? तो मल्टीपल सेंटर्स जो अर्बन ग्रोथ से रिलेटेड थ्योरी हैं, अर्बन ग्रोथ नगरीय विकास से रिलेटेड थ्योरी है, उसमें मल्टीपल सेंटर्स बहु केंद्र की बात की गई है। वो किसके द्वारा दी गई है? हैरिस एंड उलमैन के द्वारा ये बात की गई है। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी अर्बन ग्रोथ से रिलेटेड CD हैरिस और उलमैन के द्वारा 1945 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेटिंग सिटी इन अ स्टेट विद रेस्पेक्ट टू कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अगर किसी राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिटी रीजन बोलते हैं, अर्बन फील्ड बोलते हैं, प्राइमेट सिटी बोलते हैं, मैक्रो
पोलिस बोलते हैं। तो नगर क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र या प्रमुख नगर या नेक्रोपोलिस, तो उसको बोला जाता है प्रमुख नगर, प्राइमेट सिटी। और अगर बात करें प्राइमेट सिटी की, तो प्राइमेट सिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है 1939 में किसके द्वारा दिया गया? मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ लैंड यूज इन बर्जिस मॉडल। तो बर्जिस मॉडल में कौन सा, यहाँ पर देखिए लैंड यूज का मॉडल बर्जिस ने दिया था ये, और इसमें यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो दिए गए हैं, कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट है। तो बर्जिस मॉडल की बात की जाए तो सेंटर में क्या होता है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, इसको CBD बोलते हैं। देन इसके बाद फैक्ट्रीज वाला रीजन आता है, इसके बाद वर्किंग क्लास आती है, वर्किंग क्लास के बाद फिर मिडिल क्लास हाउसिंग आते हैं, एंड देन कम्यूटर जोन आता है। कम्यूटर मतलब जो डेली कम्यूट करते हैं, आते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या है? बर्जिस का मॉडल है। किससे रिलेटेड है? लैंड यूज से। तो पहला क्रम हो जाएगा CBD, दूसरा हो जाएगा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज, ये तीसरा हो जाएगा वर्किंग क्लास का, फिर मिडिल क्लास का एंड कम्यूटर जोन का। तो लगाइए CBD पहले आएगा, सभी में CBD पहले दिया गया है तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। देन सेकंड आएगा वर्कर्स का होम, सही है, जोन ऑफ वर्कर्स होम एंड जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे A और C। तो A और C में से कौन सा सही हो सकता है? अब थर्ड वन आएगा फिर वर्किंग क्लास के बाद, फिर यहाँ पर मिडिल क्लास हाउसिंग आएगा, मिडिल क्लास हाउसिंग या कम्यूटर जोन। तो यहाँ पर जोन ऑफ बेटर रेजिमेंट और कम्यूटर जोन सबसे बाहरी लेवल पर आएगा, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कम्यूटर जोन है वो बाहरी, बिल्कुल बाहरी क्षेत्र है, ये वाला येलो कलर से जो दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ये था बर्जिस का लैंड यूज मॉडल का सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सर्कल विद 1 सेंटीमीटर रेडियस रिप्रेजेंट 1 लाख पॉपुलेशन। कोई एक रेडियस है, वो सॉरी सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग 4 लाख पॉपुलेशन। क्या 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर? तो इसकी क्या है? रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अगर यहाँ पर रेडियस 1 है तो 1 लाख हो गया। अगर हमने रेडियस को 2 किया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लाख की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। ज़्यादा मैथ्स में आपको ले जाना नहीं है, सिर्फ आपको अगर एरिया ऑफ सर्कल पता होगा तो आप इसको यूं ही कर देते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट लोकेशंस इज ऑप्टिमल इन द गिवन डायग्राम ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। औद्योगिक भूदृश्य के नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सी बाजार अवस्थिति इष्टतम है? मीन्स ऑप्टिमल पूछा है। तो यहाँ पर एक तरफ प्रोडक्शन लाइन है और एक तरफ कोस्ट लाइन है। ये प्रोडक्शन लाइन दी गई है और ये कोस्ट लाइन दी गई है। ये वाली जो है, ये कोस्ट लाइन को हम रेड कर देते हैं, ये क्या है? कोस्ट लाइन है, और ये ब्लैक जो है प्रोडक्शन लाइन है। कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो सीधी सी बात है बिल्कुल सही नहीं है। A और D तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। किसी में आपको कॉस्ट ज़्यादा लगानी है तो क्या है, किसी में लागत आप लगा रहे हो तो वो तो वैसे ही ऑप्टिमल नहीं होगी, तो A और D तो गलत है। अब बात आती है यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है B में, लेकिन कॉस्ट भी तो ज़्यादा लग रही है अगर कॉस्ट देखेंगे। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर कॉस्ट कम लग रही है और प्रोडक्शन ठीक ठाक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा, मतलब ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज, जो स्थानांतरी खेती है इसकी अनिवार्य विशेषता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप, रोटेशन ऑफ क्रॉप, सिंगल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग। देखिए शिफ्टिंग का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, मीन्स फसलों का रोटेशन, जो खेतों का चक्र है वही इसका करेक्ट विशेषताएं हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? मान लीजिए ये कोई लैंड है, जमीन है, यहाँ पर आपने खेती की, अब ये कम उपजाऊ जमीन हो गई, तब यहाँ से शिफ्ट करके जो फिर आसपास के जंगल वगैरह हैं वो काटे, फिर यहाँ खेती की, फिर से इधर लौट आए, यहाँ और जो फसल की उपजाऊपन है फिर ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग भारत में अलग अलग जगह इसके अलग नाम हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर पूर्वोत्तर की, तो यहाँ पर इसको झूम कल्टीवेशन बोला जाता है, झूम की खेती। बस्तर वाले रीजन में इसको दीपा बोला जाता है, जो बस्तर का क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोला जाता है। तो ये अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रोटेशन ऑफ फील्ड्स। नेक्स्ट, द फुटलूज इंडस्ट्रीज आर दोज फॉर हुम। अब हमने जो प्रीवियस पेपर कराया था 2012 जून का पेपर 2, उसमें फुटलूज इंडस्ट्री बताया था। फुटलूज इंडस्ट्री वो होती है कि आप कहीं भी स्टार्ट कर दीजिए, जिनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती कि जहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा वहीं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। ये कहीं भी आप खोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आप कहीं भी खोल सकते हैं, सिटी वाले एरिया में भी या गांव वगैरह में भी, तो इनको बोला जाता है फुटलूज इंडस्ट्री। जो ट्रांसपोर्ट, इसमें अब ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन द नेबरहुड इज नेसेसरी, ये भी हमने बताया जरूरी नहीं होती, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होती है इतना ज़्यादा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ कंट्री है, एक तरफ इनका प्रोडक्ट दिया गया है कि किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया में क्या है, सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी, ब्राज़ील की कॉफ़ी फेमस है। मलेशिया A का 4th हो जाएगा, तो A का 4th हो जाएगा, तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ब्राज़ील B का 1st हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B का 1st कॉफ़ी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये UGC नेट ने भी इसको करेक्ट माना था, हालांकि कुछ स्टूडेंट यहाँ क्यूबा शुगर के साथ लगा सकते हैं C का 2nd, तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन UGC ने करेक्ट आंसर सी को माना है। क्यूबा का पाइनएप्पल और हवाई का शुगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, ये जो लौह इस्पात हैं हैव बीन मर्ज्ड टुगेदर एज, किसके द्वारा ये मर्ज किए गए थे? कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सुमेलित किया गया। ये किया गया था इसको के द्वारा, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज आर एसोसिएटेड विद, धान का जो उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं वो संबंधित हैं। देखिए धान की खेती किस एरिया में ज़्यादा होती है? जहाँ अल्प जनसंख्या घनत्व होता है वहाँ, या सामान्य जनसंख्या घनत्व होता है, या अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। आप अगर देखोगे धान की खेती कहाँ ज़्यादा होती है, चावल, आप इंडोनेशिया देखोगे,
इंडिया देखोगे या फिर फिलीपींस देखोगे, ये जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई है और ये दक्षिणी महाद्वीप उपमहाद्वीप है, इस वाले एरियाज में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में ये धान की खेती हो जाती है, राइस प्रोड्यूसिंग एरिया बोला जाता है। और जो राइस को लेकर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ अर्बेनाइजेशन की स्टेज दी गई है और एक तरफ एक्सप्लेनेशन नगरीकरण और उनका स्पष्टीकरण दिया गया है कि अर्बेनाइजेशन क्या होता है, नगरीकरण, सब अर्बेनाइजेशन उपनगरीकरण, डिसअर्बेनाइजेशन विनगरीकरण या रीअर्बेनाइजेशन पुनर्नगरीकरण। तो इनकी चारों की एक तरफ एक्सप्लेनेशन दी गई है, आपको ये करेक्ट करके लगाना है। अर्बेनाइजेशन की बात की जाए, सिंपल, किसी एक एरिया में, अब यहाँ से क्या है, कोई एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा, तो इसमें क्या है, सेटलमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो इसका आसपास का एरिया है वहाँ पर सेटलमेंट बढ़ने लगा। इसको क्या है, सिंपल भाषा में अर्बेनाइजेशन बोला जाएगा, मीन्स नगरीकरण की परिभाषा दी जाएगी। सर्टेन सेटलमेंट्स ग्रो एट द कोस्ट ऑफ सराउंडिंग कंट्री साइड, जो कुछ अधिवास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लागत पर विकसित होते हैं। मतलब जो गांव के आसपास जो एरिया है, पहले वो क्या है, धीरे धीरे टाउन एरिया में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे नगरीकरण की श्रेणी में चला जाता है। तो अर्बेनाइजेशन का ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ए का यहाँ पर ये या तो ए होगा या बी होगा। देन इसके बाद अगर आपको कुछ और नहीं आता तो डिसअर्बेनाइजेशन विनगरीकरण किसको बोलते हैं, डिस, ये एक तरह से नेगेटिव साउंड देता है। आप चाहे डिसइन्वेस्टमेंट, डिसएडवांटेज, जो डिस लगा जाए ये एक तरह से नेगेटिव साउंड दे रहा है। तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे सी का, तो पॉपुलेशन यहाँ लूज करती है, पॉपुलेशन लूज ऑफ द अर्बन कोर एक्सीड द पॉपुलेशन गेन ऑफ द कम्यूटर बेल्ट। यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही हो, नगरीय सार भाग में जनसंख्या हानि कंप्यूटर पट्टी के जनसंख्या लाभ से अधिक होती है, तो इसको बोलते हैं डिसअर्बेनाइजेशन। तो जहाँ पॉपुलेशन लॉस हुई उसको नेगेटिव टर्म है, यहाँ भी नेगेटिव टर्म है। आप इसको अपने IQ लेवल से भी कर सकते थे अगर आपको सिर्फ अर्बेनाइजेशन की ही डिफाइन पता थी। तो सी का फोर्थ, यहाँ पर सी का फोर्थ है, तो ऑप्शन बी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। 2 हमने एलिमिनेट किए, फिर सी का फोर्थ आ गया। तो आप अपने IQ लेवल से भी आंसर कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अपने IQ का यूज़ करोगे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। और देख लेते हैं, अगर बात की जाए सब अर्बेनाइजेशन, द कम्यूटर बेल्ट ग्रोज एट द कोस्ट द अर्बन कोर, तो इसको सब अर्बेनाइजेशन बोलते हैं। रीअर्बेनाइजेशन, द रेट ऑफ पॉपुलेशन लॉस ऑफ द कोर टेपर ऑफ द कोर स्टार्ट रिगेनिंग, रिगेन कर रहा है ना यहाँ पर, रिगेनिंग, तो इसको रीअर्बेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से जनसंख्या बढ़ने लगी है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव टर्म है रीअर्बेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप ऑफ 2 एरियाज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन गेट्स मॉडिफाइड सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन। जो प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े 2 क्षेत्र को जनसंख्या संसाधन संबंध काफ़ी बदल जाता है। बिल्कुल, अगर प्रवास हुआ एक जगह से दूसरी जगह तो दोनों में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सही है।
द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ ओपन स्पेस, फ्रेश एयर एंड गुड हाउसिंग। बिल्कुल सही है। अगर गांव का लोग आपको शहर में भेज दिया जाए तो वो क्या है, उसको अजीब लगेगा थोड़े दिन। क्यों अजीब लगेगा? यहाँ ओपन एरिया में रहने की आदत थी, शुद्ध हवा और बड़े बड़े घर में रहने की, यहाँ जगह रहने की कम, खुली हवा नहीं, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डाइटरी हैबिट जो है इमाइग्रेंट की, जो प्रवासी हैं, उनकी जो डाइटिंग हैबिट है वो भी बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। गांव में गांव की तरह खाना, शहर में शहर की तरह खाना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रेफर्स टू। यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की बात की गई है कि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, इनकम कोई टिकाऊ नहीं होती, डायनेमिक होता है, तो वो क्या हो जाती है? इनफॉर्मल। कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, फॉर्मल है। बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी, ये भी फॉर्मल है, मतलब डायनेमिक एंड स्टेबल इंफॉर्मेशन, ये भी फॉर्मल है। सॉरी, यहाँ पर जो बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी ये इनफॉर्मल है। यहाँ पर डेली चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। जो बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था है वो फॉर्मल में नहीं आती है। तो गतिमान, टिकाऊ या स्थायी आय होती है वो भी फॉर्मल में आता है, और परमानेंट और प्रोडक्टिव स्टेब्लिशमेंट होता है वो भी फॉर्मल में ही आता है। इनफॉर्मल सेक्टर होता है बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी, जिस पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, वो जोर भी दे रही है। जितने रेडी वाले हैं और ये छोटे वर्कर हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद। ये भी इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड ही है कि इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड कौन सा इनमें सत्य नहीं है, संबंधित नहीं है। मार्केट टाइप ऑफ इकोनॉमी, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स, टेम्पररी एंड अनस्टेबल इनकम, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। तो मार्केट टाइप इनफॉर्मल, अनस्किल्ड लेबर इनफॉर्मल, अनस्टेबल इनकम इनफॉर्मल, और नॉट रिलेटेड पूछा है तो डी हो जाएगा। कैपिटलिस्टिक आता है फॉर्मल में, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ प्राइमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज मोस्ट रेलिवेंट टू द कंट्रीज विच हैव। लॉ ऑफ प्राइमेसी की बात की गई है अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, मीन्स यहाँ प्राथमिकता का सिद्धांत दिया गया है सर्वाधिक प्रासंगिक देशों के लिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यहाँ पर नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका क्या है, तुलनात्मक ढांचा सरल हो, अर्थव्यवस्था सरल हो, स्थानिक ढांचा ये सरल हो, या फिर जटिल अर्थव्यवस्था हो, एकीकृत स्थानिक ढांचा हो, या परिपक्व अर्थव्यवस्था हो। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होगा तो नहीं होगा, इंटीग्रेटेड स्पेशियल स्ट्रक्चर होगा, या मैच्योर्ड इकोनॉमी होगी। ये किसके लिए? सिंपल इकोनॉमी होनी चाहिए, स्पेशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके लिए लॉ ऑफ प्राइमेसी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द गोंड्स इज। यहाँ गोंड जनजाति की बात की गई है। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उड़ीसा वाले रीजन में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है या एमपी वाला एरिया है, वहाँ देखने को मिल जाती है। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फूड गैदरिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग या कल्टीवेशन। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन है खेती करना। खेती के लिए ये क्या है, बलि भी देते हैं। बलि इसलिए देते हैं कि इनकी जो कल्टीवेशन है, खेती है, वो उसमें क्या है, वृद्धि हो, और डिपेंड होते हैं वो कल्टीवेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन एरियल एक्सटेंट। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है?
सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक भूआकृति या सांस्कृतिक बिंदु। देखिए बिंदु एक छोटा सा एरिया है और कल्चरल रीजन थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है। कल्चरल लैंडस्केप भूआकृति की, ये सांस्कृतिक भूआकृति, जो ये रीम होता है या परिमंडल होता है, कल्चरल रीम एल साइलेंट है, या सांस्कृतिक परिमंडल, ये बड़े लेवल पर होता है। जैसे आप ये इतना देखोगे, ये क्या है, यहाँ पर आपको इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सीनो जापानीज़ वाला एरिया है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कल्चर यहाँ पर एक जैसा देखने को मिल जाएगा। ये एंग्लो अमेरिकन है, ये यूरोपियन है। तो इनका कल्चर जो इस एरिया में इस्लामिक कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियनिटी है, एंग्लो अमेरिकन कल्चर है, लैटिन अमेरिकन कल्चर है, साउथ ईस्ट कल्चर है, इंडिक कल्चर है यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड। तो ये क्या इनको बोलते हैं, परिमंडल, कल्चरल रीम। तो सबसे बड़ा एरिया यही होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 स्टेज थ्रू विच अ न्यू बाउंड्री अंडर मोस्ट कंडीशंस इज डिटरमाइंड। यहाँ पर इनका क्रम सही कौन सा होगा? अगर आप कोई नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत करोगे, यहाँ पर न्यू बाउंड्री क्रिएट हुई है, तो पहले क्या रखोगे? पहले उसका एलोकेशन होगा, बिल्कुल। देन इसके बाद उसका डिमार्केशन होगा या डीलिमिटेशन होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि डीलिमिटेशन क्या होता है और डिमार्केशन क्या होता है। तो ये एक बार आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर फिर खुद ही बता दोगे। तो डीलिमिटेशन होता है डिस्क्राइब द बाउंड्री इन वर्ड्स, मीन्स डॉक्यूमेंट में आपने किसी बाउंड्री के बारे में लिखा, उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो टूटकर 2 पार्ट में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अब इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, किसके लिए? वो डीलिमिटेशन के लिए ही कमेटी बनाई गई थी। तो पहले डीलिमिटेशन होगा, डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, देन इसके बाद डिमार्केशन होगा, एक्चुअली मार्किंग द ग्राउंड फिजिकली बाय द जस्ट कमीशंस ऑफ द कंट्री। तो पहले आएगा डीलिमिटेशन, फिर आएगा डिमार्केशन। तो पहले एलोकेशन होता है, फिर डीलिमिटेशन होता है, फिर डिमार्केशन होता है। नियंत्रण, परिसीमन, सीमांकन, फिर इसका सीमांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not usually considered an indicator of social well-being? सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण का सूचक इनमें से कौन नहीं है? सामान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी को माना जाता है, फीमेल लिटरेसी को भी, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर को भी। जो अपराध है वो सोशल वेलबींग में नहीं आता है। तो नोट पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एडवोकेट ऑफ एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल? निर्यात आधारित मॉडल किसने दिया था? देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन्होंने जो एक्सपोर्ट है उसको क्या है, बेस बना के अपना मॉडल दिया कि आप जो ट्रेड करोगे उसमें एक्सपोर्ट करोगे, उससे क्या है फिर प्रॉफिट होगा, उसी से रिलेटेड ये इन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? नॉर्थ के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था ये भी ध्यान रख लीजिए कि नॉर्थ का पूरा नाम क्या था। डगलस सी नॉर्थ, कहीं कहीं पर पूरा नाम आ जाता है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। डगलस सी नॉर्थ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ कश्मीर इज द ओनली लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द हिमालयाज विच रिवर हैज लेड इट्स डिपॉजिट टू फॉर्म दिस लेवल प्लेन? कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है, मतलब प्लेन एरिया है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए, मतलब डिपॉजिट जमा किए? अगर आप पढ़ोगे कश्मीर वैली
तो कश्मीर वैली में एक आपको रिवर देखने को मिल जाएगी, वो रिवर है झेलम। रिवर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई झिझक नहीं होती। तो रिवर सिस्टम भी आप हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वुमेन आउट नंबर्ड मैन, मतलब किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, केरल में ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी केरल में ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये हो गया, अगर आपने बेसिक 9th 10th भी पढ़ा होगा और 2011 का सेंसस पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई मतलब कोई कठिनाई देखने को नहीं मिलेगी, सिंपली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया? अगर यहाँ पर लोएस्ट डेंसिटी की बात की जाए तो वो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डेंसिटी क्या होती है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल 17 लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पर 17 लोग रहते हैं, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट किस स्टेट में देखने को मिला? बिहार। बिहार में कितना? 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो एनसीआर रीजन में क्या है, 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिले। तो लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट स्टेट में बिहार, ओवरऑल हाईएस्ट एनसीआर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 85% ऑफ टोटल आयरन और प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम। भारत के लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप कर्नाटका और उड़ीसा वाला स्टेट देखोगे, रीजन देखोगे, यहाँ पर लौह अयस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। 85% इन दो एरिया से ही देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5-year प्लान FYP इन विच द वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन पॉपुलेशन पॉलिसी VSPP ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? स्वैच्छिक बंदियाकरण जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो 1965 की बात है। यहाँ पर स्वेच्छा से कोई भी अपनी स्टेरिलाइजेशन करा सकता था, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और 1965 में कराई गई थी। तो इससे आप 5-year प्लान भी रिलेट कर सकते हो कि कौन सा 5-year प्लान होगा। तो ये बात है थर्ड 5-year प्लान की, तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया द रीजन फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज द। भारत के उपमहाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है। अगर इंडिया का डायग्राम देखोगे, क्योंकि अफेक्ट ज़्यादा पेनिनसुलर वाला रीजन ही होता है, और बंगाल वाला रीजन, ये गुजरात वाला रीजन, ये एरिया ही अफेक्ट होते हैं। क्या गुजरात कोस्ट ज़्यादा अफेक्ट करती है, या कोंकण कोस्ट, या फिर मालाबार कोस्ट, या कोरोमंडल कोस्ट? तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ये वाला ईस्टर्न रीजन में, कोरोमंडल कोस्ट वाला जो रीजन है ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाले जो तटीय एरिया है ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स या एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉनसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच।
अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, डायग्राम बनाते हैं इंडिया का, तो ये अगर इंडिया का डायग्राम है, रफली डायग्राम है, तो इसमें से कौन सा जो रफली डायग्राम है, अदरवाइज नहीं लेना, तो यहाँ पर कौन सा एरिया अरब शाखा जो अरेबियन, ये बे ऑफ बंगाल है BOB, और ये अरेबियन सी ये है, अरब सागर है, तो ये जो ब्रांच है मॉनसून की, इससे कौन सा एरिया अफेक्ट नहीं होता है? वेस्टर्न घाट बिल्कुल अफेक्ट होता है, डेक्कन प्लेट्यू ये भी अफेक्ट होता है, मध्य प्रदेश ये भी अफेक्ट होता है, जो ये पंजाब प्लेन है ये वाला एरिया थोड़ा छूट जाता है। यहाँ जो बारिश होती है ज़्यादा वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब शाखा से जो कम प्रभावित होता है वो पंजाब प्लेन वाला रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट्स ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स आर इंडिकेटेड बाय। स्थलाकृतिक मानचित्र विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? स्पॉट हाइट ओनली, बेंचमार्क ओनली, ट्रायंगुलेशन पॉइंट ओनली, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों से क्या है, ये अफेक्ट होती है, जो इसकी हाइट है वो इंडिकेट की जाती है। द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय लाइज इन, जो ये हिमालय पर्वत है इसका चौड़ा हिस्सा किस रीजन में आपको देखने को मिलता है? ये हाँ, तो ये हिमालय है। अब सबसे चौड़ा हिस्सा कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या नागालैंड, क्योंकि यहाँ से टर्न लेती है, या फिर ये चार ऑप्शन है, हिमाचल, अरुणाचल, जम्मू और नागालैंड। तो सीधी सी बात है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे चौड़ा किधर है, ये वेस्टर्न की तरफ चौड़ा होता है, ईस्टर्न में जाके पतला होता चला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए डायग्राम बना के दिखाया गया है कि आपको दिमाग में फिट हो जाए। जम्मू कश्मीर में भी पतला रहता है, फिर और पतला होता चला जाता है। इसकी चौड़ाई कहाँ ज़्यादा होती है? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिकली? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, या सेंट्रल रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। क्यों ज़्यादा डेवलप है ये? क्योंकि यहाँ आपदाएं भी कम आती हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छी है, और यहाँ पर सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट ए इज एट 230 मीटर। देखिए यहाँ पॉइंट ए है और इसकी हाइट क्या है, 230 मीटर है। एक पॉइंट बी है, इसकी एलिवेशन 570 मीटर है, ये पॉइंट बी है। फ्रॉम मीन सी लेवल विद हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ऑफ 2 किलोमीटर। मीन्स अगर ये मीन सी लेवल है और अगर इनका ये डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 2 किलोमीटर है। मीन्स ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट इज करेक्ट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? यहाँ पर हमने ये पॉइंट ए है और ये क्या माना, ये पॉइंट बी माना है। तो यहाँ पर इसकी हाइट 230 है, इसकी 570 है। तो यहाँ से हमें परसेंटेज निकालना है। अगर आपने साइन कोस टेन पढ़ा होगा, देखिए ये पूरा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको यहाँ पर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? tan अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी,
परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ये साइन का होता है, ये कोस का, ये टेन का। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये 2 किलोमीटर है और ये कितना है, देखिए ये 2 किलोमीटर है, इनका जो डिफरेंस दिया गया था। अब 230 मीटर ये है और ये 517, तो 570 से 230 माइनस कीजिए, 0.4, तो 340 का डिफरेंस है इस पॉइंट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर 340 हो गई और बेस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। इसको मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2000। और निकालनी है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 काटी, 2 0 से, 1 0 से 1 0 काटी, 2 से 34 काटा, तो 17%। तो 17% इसका आंसर आ जाएगा। अगर पूछता एंगल तो 100 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, तो एंगल आ जाता 0.17 डिग्री। अगर एंगल पूछते, परसेंटेज पूछा है, तो 17% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ सैटेलाइट है, एक तरफ कंट्री है। इनसेट भारत की है, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1, तो ये 2 कट जाएंगे, डी का 1 है। और स्पोर्ट देखा जाए तो स्पोर्ट किसकी है, फ्रांस की है, ए का सेकंड, यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और गोज ये किसकी है, ये यूएसए की है, और मीटियोर 3 ये रशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर शोइंग अर्बन पॉपुलेशन ऑन द मैप। इनमें से कौन सी टेक्निक सुटेबल नहीं है और मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या को दर्शाने के लिए। सर्कल से दर्शा सकते हैं, डिवाइडेड सर्कल से दर्शा सकते हैं, स्फेयर से दर्शा सकते हैं। जो ये हैस्यूर है इससे नहीं दर्शा सकते। हैस्यूर क्या होती है, एक तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस यूज्ड इन हिल्स शेडिंग ऑन मैप्स। ये मैप पर जो हिल है उसके जो पैरेलल लाइन है उसको शेड करने के लिए हैस्योर्स बनाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये उपयुक्त नहीं है, हैस्योर से आप पॉपुलेशन को नहीं दर्शा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। कॉन्ट्यूर मैप आर आइसोप्लेथ मैप, समोच्च रेखी मानचित्र सम्मान रेखा, या आइसोप्लेथ्स आर लाइन ऑफ इक्वल वैल्यू, सम्मान रेखा एक समान मान की रेखा है। आइसोप्लेथ टेक्निक ऑलवेज टेक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज इनटू अकाउंट। सम्मान रेखा तकनीक प्रशासनिक सेवाओं को हमेशा ध्यान में रखती है। ऑलवेज शब्द आ गया, हमेशा, तो वेग स्टेटमेंट है। आइसोप्लेथ टेक्निक इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस डाटा। अगर आपको नहीं भी आता है, जहाँ वेग स्टेटमेंट आ जाए, अजीब तरह की ऑलवेज हाई ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो बिल्कुल अलग ही वो निकाल रहे हैं मीनिंग, जैसे हमेशा दे दिया या उच्चतम दे दिया बिल्कुल, तो ये वेग जो ऑप्शन होते हैं वो ही उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं करेक्ट आंसर के। तो आइसोप्लेथ मैप का यूज़ एल्टीट्यूड की डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल आदि के मैप में यूज़ किया जाता है आइसोप्लेथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सा कोड सही है। डेजर्ट, मार्सेस एंड हिली ट्रैक्ट्स आर नोन एज द नेगेटिव एरिया ऑफ पॉपुलेशन, सही है बिल्कुल। इन एरिया में क्या है, पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। डॉट मेथड इज द बेस्ट टेक्निक टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। डॉट मेथड से ही आप पॉपुलेशन को दिखा सकते हो। डॉट मेथड कैन बी यूज टू शो एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ये गलत है। ये क्या है, बार ग्राफ से अच्छे से शो होता है एज और सेक्स कंपोजिशन। अगर आपने
12th क्लास की बुक में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये क्या है, ये बार ग्राफ से ही दिखाया गया है। द डॉट मैप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू आइसोप्लेथ, ये भी सही है, ट्रांसफर्ड नहीं हो सकता। तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू शो द इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वलिटी की बात की गई है असमानता दर्शाने के लिए, ये इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट है क्वेश्चन। तो इनइक्वलिटी दर्शाने के लिए बार ग्राफ, सर्कल डायग्राम, आइसोप्लेथ ये यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है लॉरेंज कर्व का, ये इस तरह से होता है। तो लॉरेंज कर्व का यूज किस लिए किया जाता है, ये इनइक्वलिटी दर्शाने के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जियोमेट्रिक मीन ऑफ डेटा सेट 0, 50, 100, 150, 250, 450, 500। तो इसका हमें GM निकालना है, जियोमेट्रिक मीन का डेटा सेट। तो इसके निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। उसका फॉर्मूला आता है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डैश डैश डैश, अगर कोई भी वैल्यू है n तक, और इसकी पावर 1 में n। तो n कितने हैं यहाँ पर, ये 100 रिपीट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 वैल्यू दी गई हैं, 0, 50, 100, 150, 250, 450, 500। तो A1 0 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 150, 250, 450 और 500, तो 7 वैल्यू, इसकी पावर 1/7। आपको अगर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने लगोगे दिक्कत आएगी, तो एक सिंपल चीज़ है, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे कितने भी लाख हो, वो 0 ही होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 की पावर 1/7 क्या होता है, ये भी 0 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 2012 जो जून मंथ के पेपर थे ज्योग्राफी के, पेपर 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमने पेपर 3 डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे जो दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस हो सके। और चैनल को लाइक कीजिए। कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में दिसंबर 2012 के पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।